Watch full video to get concept of packing with Laddu. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू ऑल आर लिविंग ए हेल्दी हैप्पी एंड स्टूडियस लाइफ। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सॉलिड स्टेट में टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ाया था। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जो पढ़ाया था उसमें याद करिए एटम्स को स्फेरिकल बॉल्स मान के लिया गया था। तो एटम्स जो स्फेरिकल बॉल आप लोग लिए थे उसको अरेंज करके आप कई तरीके के यूनिट सेल बना रहे थे। क्या कौन कौन सा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। पर बेसिकली हम लोग 3 मेन टाइप का पढ़ रहे थे। वो क्या था? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ये पढ़े थे। तो इसमें क्या करते थे? एटम्स को अरेंज करते थे, उन स्फेरिकल बॉल को अरेंज करके ये डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल हम लोग दे रहे थे। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि एटम्स को कैसे सॉलिड के अंदर अरेंज किया गया है कि वह फेस सेंटर्ड दे रहा है, कैसे एटम्स को अरेंज किया गया है कि वो बॉडी सेंटर्ड दे रहा है, कैसे वो अरेंज किया गया है कि वो सिंपल क्यूबिक दे रहा है। तो मतलब एटम्स की पैकिंग करके हम जो यूनिट सेल पा रहे थे, एटम्स की पैकिंग करके जो यूनिट सेल पा रहे थे उसी को हमको अब 3D में पढ़ना है। पहले हम क्या पढ़ रहे थे? सिंगल यूनिट सेल पढ़ रहे थे। तो सिंगल यूनिट सेल में हम पैक नहीं कर रहे थे एटम्स को, हम बता रहे थे कि एटम्स ऐसे ऐसे अरेंज हैं तो ये सिंपल कहलाएगा, एटम ऐसे ऐसे अरेंज है तो ये बॉडी सेंटर्ड कहलाएगा, एटम फेस के सेंटर पे अगर है तो वो फेस सेंटर्ड कहलाएगा। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे उसमें कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में कैसे एटम अरेंज होते हैं यही बस जानते थे उसमें। पर वह टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कैसे बनता है, वह टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कैसे पैकिंग करने से बनता है, एटम्स की पैकिंग कैसे करेंगे कि वह टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पैदा हो, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड या बॉडी सेंटर्ड, ये अब हमें पढ़ना है। क्लियर हुआ बात? पैकिंग में क्या पढ़ना है कि एटम्स की पैकिंग हम कैसे करेंगे कि हमको सिंपल क्यूबिक मिल जाए, फेस सेंटर्ड मिल जाए और बॉडी सेंटर्ड मिल जाए। अब आ गई बात समझ में? तो ठीक है, तो पहले बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं। जैसे हर लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक बातें क्लियर की, तो जाहिर सी बात है बहुत से लोग बायोलॉजी के भी स्टूडेंट हैं तो उनको भी अगर नहीं आता है तो पता चल जाएगा। बहुत से लोग फास्ट लर्नर हैं तो भी कोई बात नहीं, पूरी लाइफ है सीखने के लिए। चलिए, 1D मतलब 1 डायमेंशन। ठीक है, मतलब एक लाइन है जिसके पास केवल लेंथ है, ब्रेड्थ नहीं है, हाइट नहीं है, केवल क्या है? लाइन के पास क्या है? लेंथ है। ठीक है, तो उसको आप किसी भी सिंगल एक्सिस से दिखा सकते हैं, एक्स एक्सिस से, या उसको वाई एक्सिस पे रख दीजिए तो केवल वाई एक्सिस। अगर जैसे एक लाइन है, इसको ये वाई एक्सिस है और इसको आप केवल एक लाइन को डिनोट करना है तो आप केवल एक सिंगल लाइन को आप यहाँ से सिंगल लाइन को ऐसे दिखा सकते हैं। तो इसके पास वाई एक्सिस पे भी क्या है? लेंथ ही है केवल। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक केवल सिंगल एक्सिस से ही अगर आप किसी चीज़ को डिनोट कर सकते हैं, उसके लेंथ को बता सकते हैं, तो क्या हुआ? 1 डायमेंशन हुआ। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में उसके पास केवल लंबाई है, चौड़ाई और मोटाई नहीं है। ठीक है, चाहे चौड़ाई और ऊंचाई नहीं है। ठीक है, केवल और केवल लंबाई है तो क्या है? 1D है। ठीक है, 2D अगर लाइन के पास लेंथ और ब्रेड्थ दोनों है तो उसको 2 एक्सिस से दिखाना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा फिगर है, ऐसा प्लेन है जिसके पास लेंथ और ब्रेड्थ दोनों है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं एक रेक्टेंगल, तो इसको दिखाने के लिए आपको 2 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, एक लेंथ दिखाएगा और एक ब्रेड्थ। तो एक एक्स एक्सिस से डिनोट हुआ और एक वाई एक्सिस से। ठीक है ना? सर्किल को भी दिखाने के लिए आपको 2 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए सर्किल पे कोई यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे, तो इसको दिखाने के लिए आपको एक्स में भी जाना पड़ेगा और वाई में भी जाना पड़ेगा, तो आपको दोनों कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब जब भी कोई प्लेन है, मतलब जब किसी के पास लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है, या लेंथ भी है, हाइट भी है, ठीक है, मतलब 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस उसको लग रहे हैं डिनोट करने के लिए, तो उसको 2D बोलते हैं। 2D मीन्स 2 डायमेंशन। ठीक है, आइए 3D पे।
जब भी किसी को दिखाने के लिए तीनों कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है, तीनों एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है, तो वह क्या होता है, 3D होता है। जैसे क्यूब, क्यूब के पास लंबाई भी है, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। क्लियर हो गई बात? लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। तो क्या हो गया, इसको तीनों एक्सिस की ज़रूरत पड़ रही है, इसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 3D बोलते हैं। ठीक है। स्फेयर, यहाँ देखिए सर्किल है, सर्किल प्लेन में आ जाएगा, पर स्फेयर क्या है, 3D फिगर हो गया, क्योंकि स्फेयर के क्या है, वो 3 डायमेंशन में उसको दिखाना पड़ेगा। देखिए अगर स्फेयर पे कोई पॉइंट यहाँ पे है, मतलब बॉल के बाहरी हिस्से में पॉइंट है, तो आप इधर एक कोऑर्डिनेट दिखाएं, एक इधर, फिर आपको एक इधर भी चलना पड़ेगा, तभी आप बाहरी हिस्से वाला वो उस पॉइंट पे पहुँचेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये था 1D 2D 3D, ये एक बेसिक था आप लोग के लिए। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों पैकिंग क्या होता है? एटम्स को ऐसे अरेंज करना है कि वह फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल दे दे। उस अरेंजमेंट के वे को पैकिंग बोलते हैं, उस वे ऑफ अरेंजमेंट को पैकिंग बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? तो चलिए देखते हैं। क्रिस्टल इज़ मेड अप ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम। हम जानते हैं क्रिस्टल किससे बना है, एटम से बना है। एटम्स को हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक स्फेरिकल बॉल लेंगे। ठीक है। डिनोट करेंगे भाई, एटम को क्या दिखाएंगे कि एक बॉल की तरह दिखाएंगे। तो क्रिस्टल इज़ मेड अप ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम। हम क्रिस्टलिन सॉलिड पढ़ रहे हैं, हमको क्रिस्टल की पढ़ाई कर रही हैं। यूनिट सेल में हम बताए थे आप लोग को कि यूनिट सेल जो भी हम पढ़ रहे हैं वो क्रिस्टलिन सिस्टम के लिए ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है रेगुलर अरेंजमेंट होता है। आ गई बात समझ में? तो क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, और इन्हीं एटम्स के अरेंजमेंट के तरीके को हम पैकिंग बोलते हैं। जब आप उसको अरेंज कर रहे हैं, यूनिट सेल बनाना है आपको, तो यूनिट सेल बनाने का जो तरीका है उसी को पैकिंग कहते हैं। बात समझ में आ गई? जो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल बनाने का डिफरेंट वे है, जो तरीका है, उसी को पैकिंग कहते हैं। ठीक है। तो अब इसको समझिए। तो 3D पैकिंग बेसिकली सॉलिड है। सॉलिड बेसिकली हमको क्या दिखेगा, मैक्सिमम टाइम 3D में ही दिखेगा। ठीक है। तो रियल लाइफ में आप जो भी ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं बेसिक मैक्सिमम वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट 3D में होते हैं। ठीक है। तो 3D पैकिंग को समझने के लिए, 3D पैकिंग को समझने के लिए हमको 3 स्टेप की पैकिंग समझनी पड़ेगी। पहले पैकिंग इन 1D, फिर पैकिंग इन 2D, फिर पैकिंग इन 3D। ठीक है। तो पैकिंग इन 1D पढ़ते हैं पहले। ठीक है। पैकिंग इन 1D। ठीक है। देखिए अगर आपको बॉल्स दे दिए गए, देखिए यहाँ बॉल्स दे दिए गए, ये ग्रीन कलर के बॉल्स आप देख रहे हैं। तो लड्डू पे अभी ध्यान मत दीजिए, लड्डू बाद में देखिएगा, पहले बॉल्स पे देखिए। अगर ये आपको बॉल्स दे दिए गए तो इन बॉल्स को आप कैसे अरेंज करेंगे, जैसे भी अरेंज करेंगे ये बॉल्स कैसे आएंगे, या तो जैसे दिख रहे हैं फिगर में वैसे आएंगे, या तो ऐसे दिख जाएंगे। देखिए ऐसे ऐसे खड़ा कर देंगे। ठीक है। तो कुल मिला के क्या है, इनको सिंगल रो में ही आप अरेंज कर पाएंगे। ठीक है ना। तो या तो लंबाई में उसको खड़ा कर दीजिए या ऊंचाई में खड़ा कर दीजिए, पर 1D पैकिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, इनके पास केवल लेंथ ही रहेगा। 1D पैकिंग में इनके पास केवल लेंथ ही रहेगा। क्लियर हो गई बात? क्यों केवल लेंथ रहेगा, क्योंकि हम लोग 1D पैकिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो इन बॉल्स का अभी 3D स्ट्रक्चर नहीं हमको सोचना है। इनके पास क्या है, या तो आप एक्स एक्सिस पे इनको अरेंज कर पाएंगे ऐसे, या तो इनको वाई एक्सिस पे अरेंज कर पाएंगे, मतलब दोनों में से एक ही एक्सिस पे अरेंज कर पाएंगे। ठीक है ना। तो 1D पैकिंग में आप बॉल्स को ऐसे रख दिए एक सिंगल रो में। तो इसमें देखिए बॉल्स का एक बॉल से, ये सेंटर वाला बॉल है, जो रेड पॉइंटेड जो बॉल है, ये सेंटर वाला बॉल है। तो बताइए कोई भी बॉल अगर आप उठाते हैं तो उसके अगल बगल कितने बॉल हैं, 2 बॉल हैं। किसी भी इस पूरे लाइन में से किसी भी बॉल को आप उठाएंगे, कॉर्नर को नहीं कॉर्नर के बॉल को नहीं लेना है। क्यों कॉर्नर के बॉल को नहीं लेना है, क्योंकि भाई एटम्स हैं, तो एटम तो सॉलिड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम रहेंगे ना, तो कॉर्नर तो कुछ आपको मिल नहीं रहा है। तो कहने का मतलब है कि कॉर्नर के बॉल को नहीं लेना है। आप बस इसमें बताइए, तो इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है कि क्या कितने एटम्स हैं, किसी भी बॉल के अगल बगल केवल 2 एटम है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 1D पैकिंग में एटम्स का, 1D पैकिंग में बॉल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा। 1D पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। अब देखिए 1D पैकिंग, जब आप मिठाई की दुकान पे गए तो एक लड्डू वो सजाता है, अपने ट्रे में लड्डू लगाया रहता है। तो अगर लड्डू वो शुरू से सजाना शुरू किया तो पहले एक लाइन लड्डू की बिछाएगा,
वह एक लाइन जो बिछा रहा है वही क्या है, 1D पैकिंग है। बात समझ में आई? लड्डू की ट्रे में केवल एक लाइन, लड्डू की ट्रे में केवल एक लाइन, वही क्या है, 1D पैकिंग है। ठीक है, अगर कॉर्नर के लड्डू को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे लड्डू के अगल बगल 2 लड्डू हैं ना, देखिए यहाँ पे इस लड्डू के अगल बगल एक ये लड्डू एक ये लड्डू। ठीक है, इस लड्डू के अगल बगल, चलिए आइए, इस लड्डू के अगल बगल एक ये लड्डू एक ये लड्डू, तो मतलब सारे आइटम्स के कितने हैं, 2 हैं। क्लियर हो गई बात? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है पहले एक बार फिर से हम बता देते हैं। एक पार्टिकुलर एटम कितने एटम से सराउंडेड है, एक कोई एटम कितने एटम से सराउंडेड है, ठीक है, उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। एक पार्टिकुलर एटम कितने एटम से सराउंडेड है, ये वाला एटम देखिए 2 एटम सराउंडेड है, 1 2, ये वाला आइटम देखिए 2 एटम सराउंडेड है, 1 2, ये वाला आइटम देखिए 2 एटम सराउंडेड है, 1 2। क्लियर हो गई? तो पार्टिकुलर एटम कितने एटम से सराउंडेड है, वही उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्लियर हो गई बात बच्चों? अच्छा, अब चलिए 2D पैकिंग। ये बताइए, मिठाई की दुकान पे पहले ट्रे लगाए थे, ट्रे में अभी कितना लड्डू लगाए हैं, एक ही रो लड्डू का लगाए हैं, एक ही रो लड्डू का लगाए हैं, तो क्या एक ही रो लड्डू का लगेगा? अरे फिर दूसरा रो वो लड्डू का लगाएगा, ठीक है, तीसरा रो लगाएगा। तो अब जो है लड्डू के पास, लड्डू की लंबाई अभी थी केवल जब 1 रो था, अब क्या लड्डू चौड़ाई में भी आ गया, 3-4 रो लग रहे हैं ना, 4-5 रो लग रहे हैं ना। तो देखिए अभी हम पहले मिठाई की दुकान पे आपका जो आगे फिर वो बढ़ेगा, वो मिठाई की दुकान पे पहले दिखा देते हैं। लड्डू की चिंता मत करिएगा बच्चों, आपसे हम बार बार कह रहे हैं, लड्डू खा लीजिएगा बाद में, पर लड्डू के बारे में अभी मत सोचिएगा। ये बहुत सस्ता लड्डू खरीद के खा लीजिएगा, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, बाद में खा लीजिएगा, पर लड्डू के बारे में मत सोचिए। इसमें काम की चीज़ देखिए, पहले ये सिंगल रो लड्डू का बना, ये रो लड्डू का बना, फिर ये दूसरी लड्डू का रो बना, फिर ये तीसरा बना, फिर ये चौथा बना, फिर ये 5वां बना, फिर ये 6वां बना। अच्छा, अभी लड्डू के ऊपर लड्डू मत रखिए, अभी केवल क्या है, लंबाई, ये देखिए लंबाई, और फिर क्या है, ये चौड़ाई इसको ले लीजिए, ठीक है, ब्रेड्थ ले लीजिए। तो अभी लेंथ और ब्रेड्थ केवल एक्स और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्या है, 2D पैकिंग। अच्छा, तो कैसे होगा 2D पैकिंग? तो 2 तरीके से होता है 2D पैकिंग। जैसे 1D पैकिंग में केवल एक ही तरीका है, पर 2D पैकिंग में 2 तरीका है। अभी हम लोग देखते हैं दोनों तरीका क्या है। एक देखिए, एक होता है स्क्वायर पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग मतलब एक एटम जो है दूसरे एटम के जस्ट ऊपर रख दिया गया, एक एटम दूसरे एटम के जस्ट ऊपर रख दिया गया, वो क्या है, स्क्वायर पैकिंग है। क्लियर हुई बात? एक एटम दूसरे एटम के जस्ट ऊपर रख दिया गया, वह क्या है, 2D पैकिंग है, ठीक है। नहीं, वह क्या है, स्क्वायर पैकिंग है। 2D में कौन सा पैकिंग है, वह स्क्वायर पैकिंग। देखिए यहाँ पे एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एक के ऊपर एक है ना, ठीक है। तो अच्छा, तो जब ये एटम ऐसे अरेंज हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर, तो देखिए वाइड का शेप कैसे बन रहा है, वाइड का शेप कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ठीक है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ये आगे बड़ा काम आएगा, ठीक है ना। तो देखिए स्क्वायर पैकिंग में वाइड का शेप कैसा बन रहा है, देख लीजिए, और एटम कैसे रखे गए हैं, एक के ऊपर एक, ठीक है ना। अभी आगे देखते हैं इसको। आइए अब फिगर में देखिए भाई, 2 ही रो तो रहेगा नहीं, और भी रो रहेंगे, और भी रो रहेंगे स्क्वायर पैकिंग में। क्यों रहेंगे, एक के ऊपर एक एटम रखें, देखिए फिगर में एक के ऊपर एक एटम रखें, ठीक है। क्लियर करते हैं एक बार, इस एटम के जस्ट ऊपर, इस एटम के जस्ट ऊपर, इस एटम के जस्ट ऊपर, फिर इस एटम के जस्ट ऊपर, फिर इस एटम के जस्ट ऊपर। तो मतलब एक के ऊपर एक आपको रख दिया गया, ऐसी बहुत लंबी लाइन दे दी गई, बहुत कई रो दे दिए गए आपको, ठीक है। तो ये बताइए किसी रो में कोई अंतर है? नहीं है, सबके सेंटर लाइन आपस में मिल रहे हैं। देखिए फिगर में देखिए, सबसे ब्लैक कलर से लाइन, सबके सेंटर लाइन आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। कोई भी रो अगर आपको 1000 नंबर ऑफ ऐसे रो दे दिए गए, तो क्या उनमें कोई डिफरेंस है? नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप की पैकिंग को इसीलिए क्या कहते हैं, ए टाइप पैकिंग। ये जो पैकिंग का रो का नाम है, इसको ए पैकिंग दे देते हैं। क्यों? क्योंकि सारा रो एक ही टाइप का है, तो एक रो को अगर ए टाइप बोले तो दूसरे को भी ए टाइप, तीसरा भी ए टाइप, चौथा भी ए टाइप, 5वां भी ए टाइप, ठीक है। एवरी लेयर इन ए पैकिंग इज सेम, ठीक है। सेम मतलब सेम वे में अरेंज हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब बात आती है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, एक एटम को कितने एटम घेरे हैं।
तो कोई भी एटम ले लीजिए। पहले तो जो फिगर में बना इस एटम को देख लीजिए। तो फिगर में जो एटम बना है इसको थोड़ा देखिए आप। तो इसमें जो रेड वाला जो सेंटर एटम है, इसको कितने एटम इसको घेरे हुए हैं? 4 एटम घेरे हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे तो आपको 1 2 तो रहेगा नहीं, ऐसे प्लेन में हमको कितना लड्डू बिछा देना है? 5000 10,000 रो बिछा देना है। अरे 10,000 रियलिटी में मान लो 20 रो आपके पास है, मिठाई की दुकान में आपके 20 रो ट्रे में लड्डू लगा है, ठीक है। तो किसी भी आप एटम को उठाइएगा, किसी भी एटम को उठाइएगा, उसके इर्द गिर्द 4 ही एटम है। चलिए अब आपके अनुसार मैं इस एटम को पकड़ लिया, इस एटम को मैं पकड़ लिया। देखिए इसको जो रेड लाइन से कर दिया। इस एटम के चारों ओर कितने लोग हैं? एक ये भाई, एक 2, एक 3, एक, अरे ये कहाँ है जी? ये तो नहीं हुआ, ये तो दूर है। एक ये और एक ये। क्लियर हो? तो कितना है? कोई भी आइटम उठाएं तो 4 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ए टाइप पैकिंग में क्या होता है? 4 है। स्क्वायर प्लेनर पैकिंग क्या होता है? ए टाइप पैकिंग होता है। स्क्वायर प्लेनर पैकिंग क्या होता है? ए टाइप पैकिंग होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसमें? 4 होगा। अब आप लोग हमसे पूछ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है, तो पूछना चाहिए आप लोग को कि भैया स्क्वायर ये कैसे है, इसको स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं। देखिए ये जो 1 2 3 4 लिखे हैं ना, ये जो साइड की लंबाई है ना, ये स्क्वायर है। ये जो लंबाई है ये सब लेंथ ए ही होगा। कैसे होगा? आप देखिए, डायगोनल देखिए, ठीक है, और ये फेस देखिए, ठीक है। तो ये जो साइड्स हैं, सारे साइड्स आपस में बराबर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कौन सी पैकिंग है? स्क्वायर प्लेनर पैकिंग है। सारे साइड्स बराबर हैं, इसलिए यह स्क्वायर प्लेनर पैकिंग कहलाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब आते हैं हेक्सागोनल प्लेनर पैकिंग। लड्डू देखना चाह रहे हैं? देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब चलिए आइए हेक्सागोनल प्लेनर पैकिंग में, ठीक है। हेक्सागोनल देखिए 2 तरीका था। एक आप क्या किए थे? सीधे उसके ऊपर रख दिए थे लड्डू को, सीधे उसके ऊपर रख दिए थे। या चलिए बॉल्स से समझिए, लड्डू में आपका ध्यान चला जाएगा इधर उधर। चलिए बॉल्स को सीधे उसके ऊपर रखे थे। यहाँ देखिए सीधे ऊपर रख दिए बॉल को, ठीक है, सीधे ऊपर रख दिए। फिर इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, ठीक है। इसमें क्या हेक्सागोनल को, बॉल को सीधे नीचे वाले के ऊपर ना रख के कैसे रखना है? डिप्रेशन में रखना है उसके। क्लियर हो गया बात? तो देखिए ये बॉल इसके डिप्रेशन में, इसके बीच का जो गैप है उसमें पड़ा हुआ है। ये कोई भी बॉल, ये बॉल जो है इन दोनों के बीच का जो गैप है उसमें ये बॉल पड़ा हुआ है, ठीक है। ये दोनों बॉल के बीच का जो गैप है उसमें ये बॉल पड़ा हुआ है। अच्छा, वाइड का फिगर देख लीजिए, ये आपके वाइड का फिगर है। ये वाइड कैसा है इसको ध्यान में रखे रहिएगा, ये बहुत काम आएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर ऐसे ही प्लेन में, एक प्लेन में अब ट्रे में भाई लड्डू लगाए थे, तो अभी तो एक के पीछे एक लगाए थे। अब क्या करिए, लड्डू को एक के डिप्रेशन में लगाइए, तो कैसा दिखेगा बॉल्स? देखिए यहाँ आ गए आप, यहाँ देखिए एक को एक के डिप्रेशन में रख दिए, गैप में रख दिए, ठीक है। फिर दूसरा वाला रो, तो दूसरा वाला जब भाई उसके गैप में है तो जाहिर सी बात है नीचे वाले से नहीं मैच खाएगा, उसका सेंटर अलग रहेगा, इसका सेंटर अलग रहेगा, मतलब एक लाइन में उनका सेंटर नहीं रहेगा। तो देखिए क्या क्या हो रहा है, तीसरा वाला जो है पहले वाले से मिल रहा है। देखिए फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम दिख रहा है ना, उनका सेंटर भी मिल रहा है ना। फर्स्ट रो और थर्ड रो, फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम दिख रहा है ना। सेकंड रो और फोर्थ रो सेम दिख रहा है ना। ऐसे ही फिर आगे बढ़ते जाइए, 5th रो और 7th रो सेम दिखेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो पैकिंग है ए बी टाइप ऑफ पैकिंग कहलाती है। और ए बी टाइप ऑफ पैकिंग क्या कहलाती है? हेक्सागोनल पैकिंग कहलाती है, हेक्सागोनल प्लेनर। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, ये काहे हम इतना ही काट रहे हैं? क्यों हम हेक्सागोन को हेक्सागोन शेप में ही काट रहे हैं, चाहे स्क्वायर शेप में काट रहे हैं? क्योंकि अगर हम इसको हेक्सागोन को ले लेंगे, हेक्सागोन शेप को ले लेंगे, तो हम इसकी, ये क्या है? एक यूनिट है। ये हेक्सागोन क्या है? एक यूनिट है। इस तरीके के यूनिट को रिपीट करेंगे तो हमको ए बी टाइप की पैकिंग मिल जाएगी। जैसे आइए इसमें पहले समझिए, स्क्वायर वाले में अगर हम ये स्क्वायर प्लेनर में जो स्क्वायर लिए हैं, इस स्क्वायर को रिपीट करेंगे ना, तो हमको फिर से वो पैकिंग मिल जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो इसी को हम, इसीलिए देखिए
आप कहीं पे भी जो है स्क्वायर को रिपीट करेंगे तो हमको ये पैकिंग आपको मिल जाएगी। मतलब ये इसका क्या है, यूनिट सेल है। क्लियर हो गई बात, यूनिट सेल वाले में बहुत अच्छे से समझाए थे। तो ये क्या हुआ, एक प्लेन में ये क्या हुआ, इसका यूनिट सेल हुआ। क्लियर हो गया। तो कोऑर्डिनेशन अब आ जाइए इसमें हेक्सागोन वाले में। तो हेक्सागोन वाले में पैकिंग में एटम्स कैसे अरेंज हैं देख लीजिए, ठीक है। तो एटम्स अरेंज है, डिप्रेशन में है। ए लाइन फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन से मिल रही है, सेकंड लाइन फोर्थ लाइन से मिल रही है, ठीक है। फिफ्थ लाइन सेवन्थ लाइन से मिलेगी, सिक्स्थ लाइन एट्थ लाइन से मिलेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या है कि ये हेक्सागोन पैकिंग है, ठीक है। जब दोनों के बीच इसका वाइड का शेप भी आपको देख लिए। अब आइए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एक एटम को चाहे किसी भी एटम को कितने और एटम सराउंड कर रहे हैं। कॉर्नर के एटम को ना कंसीडर करके किसी भी एटम को उठाइए। तो यहाँ तो मैं बना दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपके मन से कोई भी एटम उठाइए। चलिए हम यहाँ रेड मार्क करके उठा रहे हैं, इस वाले एटम को उठा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको कितने लोग छू रहे हैं, इसको ये छू रहा है, इसको ये छू रहा है, इसको ये छू रहा है, ये छुआ, ये छुआ, ये छुआ, आ गया ना 6। अब इसको कोई छुएगा, हाई थोड़े ना इसको छू रहा है, ये कहाँ छू रहा है, नहीं छू रहा है कोई और। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 6 हो गया, ये 1 है जी, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। चलिए तो ए बी टाइप ऑफ पैकिंग हो गया और इसको क्या कहते हैं, हेक्सागोनल प्लेनर पैकिंग, ठीक है। अब आ जाइए कॉन्सेप्ट। पहले एक बार सोच लीजिए, हेक्सागोनल प्लेनर पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसको क्या बोलते हैं, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, ठीक है। अब इस सब की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी, इस सब की ज़रूरत पड़ी कि जैसे बताइए मिठाई के डिब्बे में डिब्बा वाला अगर जब मिठाई रखता है तो ऐसे रखता है कि 1 किलो का जितना बड़ा डिब्बा है वो उतने में पूरा मिठाई भर जाए, क्लोजली पैक्ड हो जाए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो मिठाई भाई बड़ा डिब्बा बनाएगा तो मिठाई कम दिखेगी तो भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के वो इफ़िशियंसी उस डिब्बे की, अगर मिठाई भरी हुई है तो इफ़िशियंसी उसकी क्या है, अच्छी है, डिब्बा पूरा कवर हो गया है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अब हमको देखना है कि हम जो इतने जगह में एटम को अरेंज कर रहे हैं, जो हमको स्पेस मिल रहा है उसमें एटम को जो अरेंज कर रहे हैं, देखिए ये देखिए फिगर देखिए एक बार देखिए, जो स्पेस हमको मिला उसमें एटम हेक्सागोन स्पेस एक मिला, इसमें एटम को अरेंज किए हैं हम। तो क्या ये एटम जो है पूरा जगह ले रहे हैं, नहीं, ये तो वाइड छोड़े हुए हैं। तो वाइड किस में अधिक छूट रहा है, किस में कम छूट रहा है, वाइड किस में अधिक छूट रहा है, किस में कम छूट रहा है, ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको आगे बताएगा कि कौन सा एटम बीसीसी स्ट्रक्चर का है, कौन सा एटम एफसीसी का है, किस सॉलिड की कितनी इफ़िशियंसी है। अगर कोई सॉलिड एफसीसी यूनिट सिस्टम से बना है तो उसकी क्या इफ़िशियंसी है, मतलब उसके एटम्स उसके बीच में कितना गैप छोड़ रहे हैं, कितना गैप फालतू जा रहा है। बात समझ में आया। तो आइए इफ़िशियंसी पहले हम 2D वालों का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2D वालों का निकालते हैं। तो इफ़िशियंसी क्या होती है, इफ़िशियंसी ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड। यहाँ गाड़ी मोटर तो है नहीं कि कितना काम की, कितना तेल डाले या कितना किलोमीटर चला। यहाँ पे इफ़िशियंसी कैसे निकालना है, परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड, कितना परसेंट स्पेस वो ऑक्युपाई किया है, ठीक है। तो अब देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए, चलिए एक और आसान सा एग्जाम्पल है। आप अपने फ्लोर की इफ़िशियंसी निकालिए, देखिए ये इफ़िशियंसी का सिंबल है, ठीक है। इसको और कुछ मत समझिएगा, ये आप अपने फ्लोर की, जिस कमरे में आप हैं उसके फ्लोर की इफ़िशियंसी निकालनी है कि कितना फ्लोर कवर है, कितने फ्लोर पे आप सामान रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो जितना सामान है भाई, अगर आपका जिस कमरे में बैठे हैं उसमें मेज है, कुर्सी है, बेड है, तो सबका एरिया निकाल लीजिए, फ्लोर का एरिया निकाल लीजिए, ठीक है। तो जो सबका जो आपके ऑब्जेक्ट हैं उनका एरिया बाय टोटल एरिया, ठीक है। तो सेम फंडा यहाँ एफिशिएंसी क्या हुई, एरिया ऑक्युपाइड अपॉन एरिया अवेलेबल, एरिया ऑक्युपाइड अपॉन एरिया अवेलेबल, ठीक है ना। डॉर्मेट्री सिस्टम जब देखते हैं, डॉर्मेट्री सिस्टम में आप लोग अगर कभी रात रुके होंगे तो वहाँ ऐसे ही होता है, वहाँ थोड़ी भी जगह रहती है ना, उसमें भी एक आदमी को रात को 40 रुपये के बेड के हिसाब से सोने को देता है। एक बार मेरा भी दुर्भाग्य था, चाहे सौभाग्य था, मैं भी एक बार ऐसे सोया था। तो थोड़ी भी जगह रहती है, वो सब स्पेस फ्लोर पे थोड़ा भी नहीं छोड़ते हैं, जो उनका कमरा रहेगा उसमें जो भी एक एक लोग को सोने के लिए पतली सी कोई जगह मिल गई तो उसका भी 40 रुपया रात का ले लेंगे, ठीक है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि एरिया ऑक्युपाइड, अगर आप एटम्स को एरिया दिए हैं तो वो एटम्स उस एरिया में कितनी जगह ले लिए,
कितने जगह को ऑक्यूपाई कर लिए और कितना खाली छोड़े हैं। तो अगर इफ़िशियंसी अच्छी है तब तो बात अच्छी है। जैसे अगर पूरा जगह भरा है कमरे का डॉर्मेट्री सिस्टम में तो मालिक को अच्छा पैसा मिल रहा है। तो उसी तरीके से अगर एटम्स के द्वारा पूरा एरिया भरा गया है तो उस सॉलिड की इफ़िशियंसी अच्छी है। तो चलिए तो स्क्वायर प्लेनर की इफ़िशियंसी निकालते हैं। देखिए तो स्क्वायर प्लेनर की इफ़िशियंसी, लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए, ठीक है ना। अब देखिए लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए। अगर आप ध्यान से देखिए तो स्क्वायर जो है ए बी सी डी स्क्वायर है, इसका साइड का आप देखिए तो इस ए बी सी डी स्क्वायर में आप साइड का लेंथ क्या है, ए है, ठीक है। अच्छा, इस स्क्वायर के अंदर जो सर्किल है ये कितना पार्ट स्क्वायर का कवर कर रही है, नहीं ये स्क्वायर जो है, ये जो सर्किल है स्क्वायर के कोने कोने पे, ये सर्किल ही भाई है, 2D में ले रहे हैं तो स्फेयर को क्या समझेंगे, सर्किल। तो ये जो आपका ये 2D में जो एरिया ले रही है सर्किल स्क्वायर के अंदर, ये टुकड़े वाली सर्किल कितना ले रही है, 1/4 पार्ट ले रही है सर्किल का। कैसे ये कैसे कह देंगे सर जी आप, देखिए इसको ऐसे खींचिए, ठीक है, इसको ऐसे खींचिए, ठीक है। अब आइए, अब बताइए, फिर सेल है ना भाई तो रिपीट करना पड़ेगा ना। एक सर्किल कितने हिस्से में बटा, 4 हिस्से में बटा। एक सर्किल एक एटम कितने हिस्से में बटा, देखिए 4 हिस्से में बट गया ना भाई। यूनिट सेल चारों तरफ रिपीट किए ना, ठीक है ना बात। तो क्या हुआ, तो ये जो सर्किल का एरिया है, ये वाला जो एरिया ये कितना है, 1/4 पार्ट है, 1/4 है। क्लियर हो गया। तो 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल ये ले रहा है, तो 1/4 पार्ट एक कोना ले रहा है, एक कोना ये, दूसरा कोना ये, तीसरा कोना ये, चौथा कोना ये, ठीक है। तो कितना सर्किल का कोना है, 4, तो 4 गुणे 1/4, ठीक है ना। अच्छा, एक सर्किल बीच में भी है तो पूरा का पूरा है, तो 1 कंप्लीट सर्किल, ठीक है। अच्छा, तो आइए अब देखते हैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन स्क्वायर प्लेनर। तो ये तो हमको पता चल गया पर यूनिट सेल कितना होगा नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ हम लोग देखें कि पर एक सेल क्या है आपका, स्क्वायर हम बोल रहे हैं क्या, एक सेल है, ठीक है। इसमें 4 कोना है, तो 4 कोने में 1/4 हिस्सा है, तो 1/4 गुणे 4 कितना हो गया, 1, ठीक है। अच्छा, एक जो है पूरा का पूरा है, एक जो है पूरा का पूरा है, तो इसका पूरा का पूरा लिख दिए, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना आ गया हमारा, 2 आ गया, ठीक है ना। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को क्या कहते हैं, रैंक कहते हैं। तो रैंक किसका हो गया, 2। चलिए, अरे आप लोग कहीं रैंक 2 लाइएगा तो भी खुश रहिएगा। एरिया ऑक्यूपाइड, अब एरिया कितना ऑक्यूपाई कर रहा है ये सर्किल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्किल, एक सर्किल का कितना एरिया है और कितना एटम है पर यूनिट सेल, मतलब कितना सर्किल है पर यूनिट सेल। तो कितना सर्किल है, 2। अरे एक स्क्वायर के अंदर कितना सर्किल है, 2, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्किल इंटू जेड, तो क्या आया आपका πr² इंटू 2, भाई रेडियस r लेंगे। अच्छा, और कितना आएगा, कितना सर्किल है, 2 सर्किल है, एक सेल में कितना सर्किल, 2 सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल गुणे, तो इतना एरिया ऑक्यूपाई किया सर्किल का। देख लीजिए यहाँ पे, अरे ये चारों ऑक्यूपाई किए हैं इस सेल के अंदर, मतलब इस स्क्वायर के अंदर ये चारों कोना ऑक्यूपाई किए हैं, ये ऑक्यूपाई किया, तो इनके एरिया को जोड़ दिए तो कितना आएगा, πr² इंटू 2, क्योंकि 2 तो सर्किल हो रहा है टोटल, और πr² एक सर्किल का एरिया है, ठीक है। अब आइए बात को समझते हैं। पर हमको क्या बताया है इसमें, साइड ऑफ, यहाँ पहले ही हम लिखे हैं, देखिए क्या लिखे हैं, लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए। तो अब हमको क्या कर लेना चाहिए कि ए के रूप में बदल लेना चाहिए, आर को ए के रूप में बदलना। ये जो आर दिख रहा है इसको ए से संबंध निकाल लेते हैं, इसका क्या रिलेशन है। तो देखिए हम फिर से बनाए हैं, बहुत मेहनत से बनाए हैं। ABCD एक क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, इसका साइड लेंथ ए है, सर्किल देखिए, तो देखिए सर्किल अगर आर लेंथ का इधर दे रहा है, ठीक है, 2r लेंथ को इधर दे रहा है और r इधर दे रहा है, ठीक है। अच्छा, ये dB है क्या वह एक्चुअली में, ये dB तो डायगोनल है स्क्वायर का, तो dB कितना आया, √2a आया, ठीक है। कैसे आया ये जानते हैं, स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो √2a किसके बराबर है, r + 2r + r किसके बराबर है, 4r के बराबर, r + 2r +
आर, आर प्लस 2r 3r प्लस आर 4r, ठीक है। तो अंडर रूट ए, तो आर बराबर a/2√2। तो फार्मूला लगा देते, इफिशियंसी ऑफ स्क्वायर प्लानर इन 2D, एरिया ऑक्युपाइड अपॉन एरिया अवेलेबल, एरिया ऑफ सर्किल इंटू जेड, एरिया ऑफ स्क्वायर। देख लीजिए आप, फिर रिलेशन रख दिए, क्या क्या रिलेशन निकला वहाँ पे। तो आप r = a/2√2, तो r = a/2√2 रख दिए, काम बन गया आपका। आर कट गया, या ए को भी लिख सकते हैं, a बराबर 2√2 इफिशियंसी निकालने वक्त, ठीक है, 2√2r। तो रख दिए, आपका काम बन गया। इफ़िशियंसी कितनी आई? 78.5%। ये आपको याद करना पड़ेगा, और एग्ज़ाम में आ गया तो लगाना भी पड़ेगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछ सकता है कभी भी, बहुत आसान है, ठीक है ना। इससे आसान तरीका नहीं। अब कहिए कि हमको डेसिमल का डिवीज़न नहीं आता है, तो भाई भगवान मालिक है। और ठीक है, हेक्सागोनल प्लेनर पैकिंग, ठीक है। अब हेक्सागोनल डिप्रेशन में डाल रहे थे, गैप में भर रहे थे, ठीक है। तो आइए हेक्सागोनल का देखिए कितना बड़ा मैंने चित्र खोज के लाया है। खोज के क्या लाए हैं? NCERT डाउनलोड किए हैं, ठीक है ना। तो देखिए हेक्सागोनल की पहले कारीगरी देख लेते हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या हमको निकालना है? नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल कितना है? एक सेल ले लीजिए, ABCDEF। अभी ये नीले वाले पे मत ध्यान दीजिएगा, ये नीले वाले पे मत ध्यान दीजिए, अभी इसी को ध्यान दीजिए, अभी इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ABCDEF हेक्सागोन दिख रहा है आपको, ठीक है, आया समझ। अब इसमें कितना एटम है पर यूनिट सेल? कितना एटम है पर यूनिट सेल? तो एक तो ये पूरा आपको खड़ा का खड़ा दिख गया, तो एक तो हमको मिल गया, टेंशन ख़त्म। कैसे ख़त्म? अभी तो ये टुकड़ा बचा है ना। अब ये टुकड़ा कितना बड़ा है इसको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। आँख से तो लग रहा है कि 1/4 है, फिर कभी लग रहा है कि 1/3 है। तो इस टुकड़े को देखना पड़ेगा कितना बड़ा है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है? जैसे स्क्वायर वाले में चेक किए थे, बाय यूनिट सेल है तो यूनिट सेल चारों तरफ रिपीट होगा, एक तरीके की सिमेट्री देगा। तो देखिए इस सर्किल को पकड़े, A नंबर पॉइंट वाले सर्किल को पकड़िए आप, ठीक है। और देखिए आप 3 हेक्सागोन ड्रॉ किए, इस सर्किल को पूरा कंप्लीट करिए कि कैसे कैसे बट रहा है। तो एक हेक्सागोन आप ये ड्रॉ कर दिए, ये वाला हेक्सागोन, एक हेक्सागोन ये। तो ये पूरी सर्किल, A नंबर वाली सर्किल, ये सर्किल ध्यान दीजिए, ये वाली सर्किल, ठीक है, कंप्लीट हो गई। तो कितने हिस्सों में बट रही है? 3 सिमेट्रिकल हिस्सों में बट रही है ना। मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर, इस हेक्सागोन के अंदर इसका कितना पार्ट गया? 1/3, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सब कितने पार्ट हैं? 1/3, ठीक है, 1/3। तो कितना ऐसा पार्ट है? तो 1 2 3 4 5 6, फिर से जोड़ लीजिए, यहाँ शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6। तो कितना पार्ट हुआ? 1/3 पार्ट है, कितने में? 6 में। तो देख लीजिए कितना आ गया आपका? 2 आ गया, अरे 2 नहीं 3 आ गया। तो देखिए, तो 1 + 2 = 3 आ गया। तो नंबर ऑफ़ एटम एक हेक्सागोनल सेल में कितने एटम हैं? तो आपके 6 आ गए, ठीक है। तो एरिया ऑक्युपाइड बराबर एरिया ऑफ सर्किल इंटू नंबर, टोटल नंबर ऑफ सर्किल, तो πr² × 3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, उसमें आप रिलेशन निकाले थे ना, किसके किसके बीच में? A और R के बीच में। तो यहाँ तो रिलेशन साफ दिख रहा है भाई, ये लंबाई R, ये लंबाई R, टोटल लंबाई 2R, और ये किसके बराबर है? हेक्सागोन के साइड लेंथ के बराबर, A के बराबर है। तो क्या आ गया रिलेशन? A = 2R फ्रॉम फिगर, A = 2R। फिगर में और भी चीज़ कुछ देखने लायक है। अब आपको एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑक्युपाइड निकल गया, एरिया ऑक्युपाइड निकल गया। अब एरिया अवेलेबल, एरिया अवेलेबल मतलब क्या हुआ है? ABCDEFG का, ABCDEFG का आप, सॉरी ABCDEF का आपको एरिया निकालना पड़ेगा ना। तो ABCDEF क्या है? हेक्सागोन है ना। तो हेक्सागोन का एरिया कैसे निकलेगा ना? तो आप थोड़ा देखिए फिगर में कि ये जो है R, ये लेंथ हुआ भाई, सर्किल का रेडियस R है, और ये भी सर्किल का रेडियस R है, ठीक है। ये भी सर्किल का रेडियस आ रहा है, ये भी सर्किल का रेडियस आ रहा है, ये भी सर्किल का रेडियस आ रहा है, ये भी सर्किल का रेडियस, मतलब साइड सारे क्या हैं? इक्वल हैं। साइड सारे हेक्सागोन के कितने के बराबर हैं? A के बराबर हैं, और वह भी किसके इक्वल हैं? 2R के इक्वल हैं, ठीक है ना। अब हेक्सागोन के साइड तो सारे 2R के इक्वल हैं। अब ये जो ट्रायंगल ले रहे हैं आप, मान लीजिए ट्रायंगल लिए OAB, ट्रायंगल लिए OAB,
ट्रायंगल लिए ओ ए बी, ये कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? ट्रायंगल ओ ए बी क्या दिख रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का आप देख लीजिए तो क्या है, 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? क्योंकि 6 यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ये ना सोचना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, नहीं, ये देखिए 6 नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं यहाँ देखना है, यहाँ कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं। तो एक हेक्सागोन के अंदर देखिए 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होता है, पर ये 6 क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, ये क्या है कि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, हेक्सागोन के अंदर। तो ये आपका हो गया, फिर इफिशियंसी निकल गया, एरिया ऑक्युपाइड अपॉन एरिया अवेलेबल। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 91%। तो कौन सा सॉलिड का पैकिंग ज़्यादा इफिशियंट है, स्क्वायर प्लेनर या हेक्सागोन प्लेनर? तो आपका आ गया हेक्सागोन प्लेनर। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब तक आपने क्या पढ़ा, एक बार रिकैप कर लीजिए। 1D 2D 3D क्या होता है, ठीक है, पैकिंग क्या होता है, ठीक है, 1D पैकिंग क्या होता है, ठीक है। 1D पैकिंग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको 3D पैकिंग पढ़ना है, तो पहले 1D पैकिंग समझेंगे, फिर 2D पैकिंग समझेंगे, फिर 3D पैकिंग समझेंगे, ठीक है। 2D पैकिंग आपने समझा कि 2 तरीके से हो सकता है, स्क्वायर और हेक्सागोनल, ठीक है। प्रैक्टिकली लड्डू के एग्जाम्पल से आप समझ गए, भले न खाने को मिला, ठीक है। हेक्सागोनल प्लेनर पैकिंग, ठीक है। तो हेक्सागोनल प्लेनर पैकिंग में डिप्रेशन के बीच में आप जो है रखेंगे एटम्स को, ठीक है। इसके वाइड का शेप देख लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर सबका जान गए, ठीक है। अब आप इफ़िशियंसी सबका जान गए कि कौन सा अधिक इफ़िशियंट रहेगा, ओके। अब आइए, अब आपको क्या पढ़ना है। अभी तक लड्डू क्या था, प्लेट में केवल एक लेयर में अरेंज था। लड्डू क्या था, देखिए लड्डू यहाँ पे प्लेट में केवल एक लेयर में अरेंज था, मतलब आप केवल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ले रहे थे। इसका देखिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। अब लड्डू के ऊपर भी तो लड्डू रखाएगा, एक ही प्लेट थोड़ा ना रहता है। लड्डू मिठाई की दुकान पे लड्डू के ऊपर लड्डू सजाता है ना, वो तभी लोग आएंगे। तो अब आपको कौन सा पढ़ना है, जब लड्डू के ऊपर लड्डू सजेगा, मतलब एक लेयर ऑफ एटम के ऊपर दूसरा लेयर ऑफ एटम जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, 3D पैकिंग। देखिए दूसरा लेयर चढ़ रहा है ना, ये दूसरा लेयर है, ये दूसरा लेयर एटम का है। अब फिर ये एटम सज के कैसा हो गया, ये तो ये क्या है, 3D है, ये क्या है, 3D है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले इसको पढ़ के रिवाइज कर लीजिए, तो नेक्स्ट लेक्चर एकदम आसान है, ठीक है।